Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 15 नवंबर से 21 नवंबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उन्हें दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 3 है ये। इसके अलावा अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने मिस किया है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस वीक के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, राजस्थान में 16 नवंबर को जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के 151वीं जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए इनमें से किस मूर्ति का अनावरण किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए स्टैचू ऑफ पीस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनवेल किया है स्टैचू ऑफ पीस, जो कि बनाया गया है सम्मान में श्री जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के 151वें जन्म दिवस पर। तो चलिए जान लेते हैं कि ये कौन थे जैन संत। तो ये एक जैन संत थे जिन्होंने पूरी दुनिया में भगवान महावीर है यानी कि लॉर्ड महावीर है, उनकी जो प्रीचिंग से पूरी दुनिया में फैलाए हैं और लोगों का काफ़ी ज़्यादा भला किया है। इसके अलावा उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, और उनके इस योगदान के लिए लोग उन्हें याद करते हैं। और आज 50 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टडी सेंटर्स भी उनके नाम पे हैं, और ये अलग भारत के अलग अलग राज्यों में ऑपरेशनल है। तो उन्हीं के सम्मान में उनकी 151वीं जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान में अनवेल किया है ये स्टैचू ऑफ पीस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, नीतीश कुमार 4वें कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, वो किस राजनीतिक दल के सदस्य हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 69 ईयर ओल्ड है बिहार के मुख्यमंत्री, और उन्होंने ऑलरेडी 3 टर्म्स के लिए सर्व किया है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और ये उनका 4th स्ट्रेट टर्म होगा। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अब तक 6 बार शपथ ले ली यानी कि ओथ ले ली है, और ये उनका 7th टाइम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, भारत ने चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज से QRSAM मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। QRSAM में आर का क्या अर्थ है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी रिएक्शन। हाल ही में चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज से भारत ने सक्सेसफुली परीक्षण किया है QRSAM मिसाइल्स का। तो चलिए जान लेते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है। ये सबसे पहले जानते हैं कि ये फायरिंग कब हुई थी। तो 13 नवंबर 2020 को ये फायरिंग हुई थी, और ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है, और इसका पूरा नाम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये जो मिसाइल है जिनका परीक्षण किया गया है, इनमें कैपेसिटी है कि ये जो अपना एरियल टारगेट है उसे स्ट्राइक कर सकते हैं एट अ हाइट ऑफ 15 किलोमीटर, और इसे मोबाइल 2 व्हीकल सिस्टम से लॉन्च किया गया है। एक जो व्हीकल है वो कैरी करेगा मिसाइल, और जो दूसरा व्हीकल है वो कैरी करेगा रेडार को। और इसके साथ साथ ये जो रेडार है ये एक साथ 100 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ ट्रैक कर सकेगा, और 6 टारगेट्स को एंगेज कर सकेगा साइमल्टेनियसली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, लोनर लेक हैज बीन चोजन एज अ वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इट इज सिचुएटेड? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए बुलढाना। तो लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व में एक भूमि स्थल के रूप में चुना गया है। ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसे कंजर्व करने का मकसद क्या है। तो ये रामसर लिस्ट है, उसका मकसद यही है कि ये जो इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ वेटलैंड्स है उसे हम विकसित करें, उसे हम मेंटेन करें, क्योंकि ये ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसे कंजर्व करने से जो हमारा ह्यूमन लाइफ है वो सही ढंग से सस्टेन हो पाएगा, ताकि हमारे जो इकोसिस्टम कॉम्पोनेंट्स है, प्रोसेसेस है, बेनिफिट्स है, उसे हम सही ढंग से मेंटेन कर सकें हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, रिजर्व बैंक बहुमीडिया जन जागरूकता अभियान आरबीआई कहता है कि प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। आरबीआई कहता है अभियान कितने भाषाओं में शुरू किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 14। रिजर्व बैंक विल इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडिया पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जिसका नाम है आरबीआई कहता है। और ये जो कैंपेन है ये 14 भाषाओं में शुरू किया गया है, और इसके साथ साथ ये पहला यानी कि फर्स्ट
इवन 360 डिग्री कैंपेन है जो कि सेंट्रल बैंक ने शुरू किया है। इसमें उन्होंने सभी मास मीडिया का यूज़ किया है, जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, वेब बैनर्स, जिफ्स, सोशल मीडिया और एसएमएस शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, जय भवानी विमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल विल बिकम द फर्स्ट सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल इन एशिया। इट इज लोकेटेड इन परवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए महाराष्ट्र। जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल बन जाएगी। ये महाराष्ट्र के परभानी जिले में स्थित है। ये जो मिल जो बनाई गई है ये 30 एकड़ की ज़मीन पर डेवलप की गई है और इसकी कुल लागत आई है 100 करोड़ रुपए और इसमें कॉटन से क्लॉथ बनेगा। और ये भारत की पहली यानी कि एशिया की पहली ऐसी मिल है जो कि पूरी तरीके से सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, विजयनगर हाल ही में इनमें से किस राज्य का 31वां जिला बन गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी कर्नाटका। कर्नाटका का जो मंत्रिमंडल है उन्होंने मंजूरी दी है विजयनगर को और अब वो उस राज्य के 31वें जिले बन जाएंगे और ये कार्व आउट किया जाएगा वहां की माइन रिच बलारी से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये एक अलग ज़िला बनाया जाएगा जो हमारा पहले का हिंदू एम्पायर है जिसे विजयनगर एम्पायर भी कहते हैं, उसका कैपिटल इसमें स्थित होगा जिसका नाम है हम्पी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने गंगायान मिशन के लिए पहला लॉन्च हार्डवेयर निर्धारित समय से पहले दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो जो कि एक इंजीनियरिंग मेजर है, उन्होंने डिलीवर किया है अपना पहला हार्डवेयर जो कि एक बूस्टर सेगमेंट है हमारे गंगायान लॉन्च व्हीकल के लिए इसरो को अपने समय से पहले। तो ये एक मिडिल सेगमेंट है, दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट रॉक बूस्टर जिसका नाम है S200 और ये अपने शेड्यूल से पहले डिलीवर किया गया है विद 0 डिफेक्ट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, इनमें से किसने रिप्रेजेंट किया है भारत को 15वें ईस्ट एशियन समिट 2020 पे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी एस जयशंकर। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया है भारत को 15वें ईस्ट एशियन समिट पे और इस बार ये जो समिट रहा है इसमें अध्यक्षता रही है वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री गुवेन जुआन फू की, क्योंकि वियतनाम चेयर कर रहा है एशियन को वर्ष 2020 के लिए। और एशियन आप जानते ही हैं, इट्स एन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इसमें सारे यानी कि 18 के 18 EAS यानी कि ईस्ट एशिया समिट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया है। मैं आपको बता दीजिए जो EAS है जो भी एशियन को चेयर करता है वो उस वर्ष EAS की मेज़बानी करता है यानी कि उसकी अध्यक्षता रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा जिसमें PM मोदी शामिल होंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी रशिया। 12वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा रशिया जिससे भारत से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे और ये होस्ट किया जाएगा 17 नवंबर 2020 को और इस बार का उनका थीम है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। और ब्रिक्स के सारे मेंबर्स ही इसमें शामिल होंगे जैसे कि है चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। ये जो मीटिंग है ये सेंट पीटरबर्ग में होने वाली थी जुलाई 2020 लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे पोस्टपोन किया गया है। और इसके अलावा रशिया ने लास्टली चेयर किया था 7वीं ब्रिक्स समिट को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां सवाल, चीन के साथ कितनी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने भारत के बिना विश्व की सबसे बड़ी चीन समर्थ डील क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज D 14। चाइना के साथ 14 नेशंस ने साइन किया है दुनिया का लार्जेस्ट चाइना बैक डील जिसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और जिसमें भारत शामिल नहीं है। 2011 से इसकी बात चल रही थी लेकिन वर्ष 2019 में भारत ने इसे बैकआउट कर दिया था क्योंकि भारत के बहुत सारे जो कंसर्न्स थे वो ये सारे नेशन सॉल्व नहीं कर पाए थे। और इनमें जितने भी नेशन शामिल हैं यानी कि कुल मिलाकर जो 15 नेशंस है इसमें दुनिया की 30% पॉपुलेशन है और इसके साथ पूरी दुनिया का 30% ऑफ GDP अकाउंट करता है। तो भारत के कुछ कंसर्न्स मैं आपको बता देती हूँ। कुछ कंसर्न्स उनके ये है कि वो
अफ्रेड था कि जो भी डंपिंग जो गुड्स है भारत में वो डंप किए जाएंगे, और ये गुड्स डंप करेगी चाइना, न्यूजीलैंड अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को डंप करेगी, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सभी को डंप करेगी भारत में। तो उनके ये कुछ कंसर्न्स एड्रेस नहीं होने के कारण वर्ष 2019 में भारत ने इस डील से ऑप्ट आउट कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां सवाल, उस कैप्सूल का नाम बताइए जिसमें स्पेसएक्स ने निजी कंपनी द्वारा नासा के लिए पहली पूर्ण टैक्सी फ्लाइट पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, रेजिलियंस। रेजिलियंस is the name of the capsule in which SpaceX has launched 4 astronauts to the ISS यानी कि to the International Space Station, और ये पहली फुल फ्लेजेड टैक्सी फ्लाइट है फॉर नासा बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो इसमें 3 अमेरिकन शामिल है और 1 जापानीज, यानी कि कुल मिला के 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये लॉन्च किया गया था बाय फाल्कन रॉकेट फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर। और इसके जो क्रू के कमांडर है वो है माइक हॉपकिंस, बाकी लोग जिनके नाम है शैनन वॉकर, विक्टर ग्लोवर और जापान के शोइची नोगुची। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां सवाल, मिया संधू इनमें से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, मोल्दोवा। मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मिया संधू, जो इससे पहले मोल्दोवा की पूर्व यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने इस पद को पाने के लिए 57.7% पॉपुलेशन हासिल की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां सवाल, यूके सरकार ने 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के लिए पहले प्रायोजकों की घोषणा की है। COP26 यहाँ इनमें से कौन सी जगहों पर आयोजित किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो COP26 हेल्ड किया जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और इसकी घोषणा की है यूके सरकार ने 17 नवंबर को। इसके अलावा उन्होंने पहले जो स्पॉन्सर्स है फॉर द 2021 UNCCC यानी कि UNCCC उसकी भी घोषणा की है। तो ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस होते हैं इसमें कई सारे देश एक साथ आते हैं, और जो हमारे मेजर यानी कि प्रेसिंग क्लाइमेट इश्यूज हैं उन पर चर्चा की जाती है कि कैसे उन्हें हम संभाल सकते हैं। और ये जो कोविड-19 पैंडमिक है ये इस साल नवंबर में होने वाला था, यानी कि 2020 के नवंबर में, लेकिन इसे 1 वर्ष के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19, और अगले साल इसकी मेज़बानी करेगा यूके इन पार्टनरशिप विद इटली। और ये कॉन्फ्रेंस 12 दिन चलेगा, यानी कि 1 से 12 नवंबर 2021 तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। और इसके अलावा जिनके पहले स्पॉन्सर्स हैं उनके नाम है SSC, स्कॉटिश पावर एंड नाटग्रिड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां सवाल, विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्तर पर किस बीमारी को खत्म करने के लिए WHO ने पहली बार प्रतिबद्ध किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, सर्वाइकल कैंसर। In a first, WHO has committed to eliminate cervical cancer globally at the World Health Assembly। और इसमें सारी की सारी जो 194 कंट्रीज है जिसमें भारत शामिल है, उन्होंने कमिट किया है कि वो कैंसर को एलिमिनेट कर लेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट भी किया है। इसके साथ साथ WHO ने ये भी कहा है कि वर्ष 2030 तक ये जो कंट्रीज है ये अपना टारगेट अचीव कर लेंगी, जिसमें 90% जो लड़कियां हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड रहेंगी विद HPV वैक्सीन बाय द एज ऑफ 15 ईयर्स ऑफ एज। और इसके अलावा जो 35 और 45 उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें 70% महिलाओं को स्क्रीन किया जाएगा यूजिंग हाई परफॉर्मेंस टेस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां सवाल, उस वायरस का नाम बताइए जिसे हाल ही में बोलिविया में खोजा गया है और जो मानव संचरण में सक्षम है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, चैपर वायरस। तो चैपर वायरस हाल ही में रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है और ये हाल ही में बोलिविया में पाया गया है। सबसे पहले इसे नोटिस किया गया था वर्ष 2014 में, और उसके बाद वो तभी ही डिसअपियर हो गया था, लेकिन 2019 में उसे दोबारा देखा गया था, और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के केपेबल है। इसके जो सिम्बल्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है इबोला वायरस के साथ, और जिसमें एक हेमरेज फीवर भी होता है जिसमें लोगों की जानें भी जा सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वे 2030 में नई डीजल और गैसोलीन कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्ष 2030
तक वो जो नई डीजल और गैसोलीन कार्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है उनकी सेल्स पर प्रतिबंध लगाएंगे। और ये उन्होंने किया है अपने ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्लूप्रिंट के तहत, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यूके की सरकार लगभग 12 बिलियन पाउंड निवेश करेगी सरकारी इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो भी रिकवर कर जाएगी, क्योंकि जो दूसरे टाइप के व्हीकल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट नहीं है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां सवाल, किस देश के पीएम के साथ नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से रुपए कार्ड चरण 2 लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, भूटान। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ मिलकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रुपए कार्ड फेज 2 लॉन्च किया है। इससे पहले वर्ष 2019 के अगस्त में रुपए कार्ड का पहला चरण लॉन्च किया गया था, जिससे जो भी भारत के लोग हैं वो भूटान में जाके वहाँ के एटीएम्स और पीओएस टर्मिनल्स को एक्सेस कर सकते थे अपने रुपए कार्ड से। और अब इस फेज 2 से जो हमारे भूटानीज कार्ड होल्डर्स हैं वो रुपए नेटवर्क जो भारत में है उसे एक्सेस कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां सवाल, ट्रेस द्वारा जारी की गई ग्लोबल रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स की वैश्विक सूची में भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 77। जो डेटा ट्रेस ने रिलीज किया है जो कि बेस्ड है ऑन ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स, उसमें भारत की रैंकिंग है 77 नंबर पर और इनका जो ग्लोबल स्कोर है वो है 45। वर्ष 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी 78 पोजीशन से, और इसके अलावा उन्होंने अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है अदर देन भूटान उनसे बेहतर ही परफॉर्म किया है, और भूटान की इस वर्ष की रैंकिंग है 48। और पहले स्थान पर इसमें है डेनमार्क, दूसरे में है नॉर्वे, तीसरे में है फिनलैंड, चौथे में है स्वीडन और 5वें में है न्यूजीलैंड। इन्होंने 4 पैरामीटर्स के ऊपर जज करके ये लिस्ट रेडी की है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की ओर। 20वां सवाल, इनमें से किस बैंक पर आरबीआई ने अनधिकृत एटीएम संचालन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, पीएनबी। पंजाब नेशनल बैंक में आरबीआई ने हाल ही में 1 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की है फॉर अनऑथराइज्ड एटीएम ऑपरेशंस, और ये की गई है पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट यानी कि पीएसएस एक्ट 2007 के सेक्शन 26 सबसेक्शन 6 के तहत, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि वर्ष 2010 से जो पंजाब नेशनल बैंक है वो अपना जो बाइलैटरल एटीएम है अग्रीमेंट वो शेयर कर रही थी विद ड्रुक पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान, जो कि पीएनबी की इंटरनेशनल सब्सिडियरी है, और इसके लिए उन्होंने आरबीआई से कोई भी प्रायर अप्रूवल या ऑथराइजेशन नहीं लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल, आरआईएल के रिटेल आर्म आरआरवीएल ने 182 करोड़ रुपए के लिए अर्बन लैडर की कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, 96%। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो रिटेल आर्म है यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 96% स्टेक खरीदा है इन दी ऑनलाइन फर्नीचर रिटेलर अर्बन लैडर, और इसके लिए उन्होंने कैश कंसिडरेशन दिया है 182.12 करोड़ का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल, इनमें से किस बैंक को विदेशी निवेश कैप के करीब आने के लिए रेड फ्लैग की सूची में रखा गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। 2 बैंकों को रखा गया है रेड फ्लैग लिस्ट में, जो कि है इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो इन पर ये एक लिस्ट इसीलिए लगाई गई है क्योंकि टोटल एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत सिर्फ और सिर्फ 74% निवेश किए जा सकते हैं, और अगर 71% से ज़्यादा कोई भी बैंक में शेयर होल्डिंग ज़्यादा होगी एफपीआई की तो उन्हें रेड फ्लैग में लाया जाएगा। तो एट प्रेजेंट इंडसइंड बैंक में एफपीआई जो है वो है 73.1% और एचडीएफसी बैंक में है 71.3%, इसीलिए इन्हें रेड फ्लैग लिस्ट की सूची में लाया गया है। जैसे ही इनके जो शेयर होल्डिंग्स है यानी कि एफपीआई 71% से कम हो जाएंगे, इन्हें सूची से निकाल दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां सवाल, इनमें से किस बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक को विलय किया जा रहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज सी, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। तो डीबीएस बैंक इंडिया को मर्ज किया जा रहा है विद एलवीवी जो कि है लक्ष्मी विलास बैंक, और इसके लिए आरबीआई ने रिक्वेस्ट की है क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक के जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यानी कि उनके जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी ख़राब हुई है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, और इसके लिए हमारी केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम में रखा है टिल
16 दिसंबर, और वहाँ पे जितने भी सेविंग्स और करंट अकाउंट है उन्हें कैपिंग की गई है विड्रॉल की फॉर 25,000 रुपीज़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है मुंह बंद रखो कैंपेन, जिसके तहत वो साइबर फ्रॉड से लोगों को जागरूक करा रहे हैं। इसमें एक सिंपल चीज़ उन्होंने कही है कि कोई भी अपने जो कार्ड की डिटेल्स है वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करें, चाहे वो कार्ड के नंबर हो, उनका CVV हो, कार्ड की एक्सपायरी डेट हो, OTP हो, नेट बैंकिंग डिटेल्स हो, मोबाइल बैंकिंग, लॉगिन ID, पासवर्ड, किसी भी माध्यम से, चाहे SMS, ईमेल, सोशल मीडिया पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां सवाल, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का रैंक क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज D, 63rd। 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में भारत की जो परम सिद्धि जो सुपर कंप्यूटर है उसकी रैंकिंग 63rd नंबर पर है। और परम सिद्धि एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एट CDAC। और इसके साथ साथ भारत का जो सुपर कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और अच्छा है, और ये परम सिद्धि की रैंकिंग से समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल, गोल्डमैन सैक्स ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 21 की GDP को पूर्णानुमान कितने प्रतिशत पर लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज D, -10.3%। गोल्डमैन सैक्स ने प्रोजेक्ट किया है कि भारत की जो GDP है वो रहेगी एट -10.3% फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। इससे पहले सितंबर में उन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की GDP रहेगी एट -14.8%। और फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भी उन्होंने रिवाइज किया है। अभी उनका जो न्यू एस्टिमेट है उसके हिसाब से भारत की GDP ग्रोथ रहेगी एट 13%, जो पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि वो रहेगी एट 15.7%, और ये दोनों ही नेगेटिव फिगर्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल, निम्नलिखित में से किस बैंक ने कासा यानी कि चालू खाता बचत खाता मोबिलाइजेशन अभियान शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज C, कर्नाटका बैंक। तो हाल ही में कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है CASA यानी कि कासा करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट कैंपेन, जो कि रन करेगा 17 नवंबर से 4 मार्च 2021, और इसमें वो मोबिलाइज करेंगे लगभग 4.10 लाख करंट एंड सेविंग्स अकाउंट। इस कैंपेन के माध्यम से जो बैंक है वो इंट्रोड्यूस कराने चाहती है अपना अट्रैक्टिव और सुपीरियर लाइन ऑफ डिजिटली पावर्ड सेविंग्स एंड करंट अकाउंट अपने कस्टमर्स को। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की ओर। 28वां सवाल, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का नाम बताइए जिनका हाल ही में टेन्योर एक्सटेंड किया गया है बाय 1 ईयर। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज B, संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा का जो टेन्योर है वो 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया गया है। संजय कुमार मिश्रा 60 वर्ष के एक 1984 बैच के IRS हैं यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर है, इनकम टैक्स केडर के, और उनका अपॉइंटमेंट किया गया था 19 नवंबर 2018 को। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो डायरेक्टर होते हैं उनका फिक्स टर्म होता है फॉर 2 ईयर्स, और वो अभी खत्म हुआ है, और उसके बाद उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज B, कृष्ण गोपालकृष्णन को अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, और इसकी अपॉइंटमेंट की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कृष्ण गोपालकृष्णन पूर्व को चेयरमैन रह चुके हैं एंड को फाउंडर रह चुके हैं ऑफ इन्फोसिस, और इस रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के माध्यम से जो RBI है वो प्रमोट करेगी इनोवेशन फाइनेंशियल सेक्टर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां सवाल, किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में स्मृति मंदना को अपनी महिला केंद्रीय उत्पाद ईवा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज D, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में अपॉइंट किया है स्मृति मंदना, जो कि एक विमेन क्रिकेटर है, अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनके वुमेन सेंटर्ड प्रोडक्ट ईवा के लिए।
तो ये जो ईवा है ये एक यूनिक सेविंग्स अकाउंट्स है महिलाओं के लिए, जिसमें उन्हें कई सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, फ्री टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट से। इसके अलावा उनके लिए जो गोल्ड लोन्स का इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम है। बैंकिंग जो लॉकर्स रेट है उसमें 25 से 50% की छूट दी जाती है, और ये सिर्फ महिलाओं को ध्यान में रख के किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की तरफ। 31वां सवाल, इनमें से किसे किशोरों को साइबर बुलिंग को रोकने के लिए अपने काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी सादत रहमान। सादत रहमान हैज वन द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज फॉर हिज वर्क टू स्टॉप साइबर बुलिंग ऑफ टीन्स, और ये प्राइज उन्हें देगी नोबल पीस प्राइज लॉरिएट मलाला यूसुफजई, और ये जो सेरेमनी है ये नीदरलैंड्स में होगी। और ये जो प्राइज है ये दिया जाता है बाय एन इंटरनेशनल चिल्ड्रन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है किड्स राइट। तो साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, और इसके लिए उन्होंने अब तक 8 प्रेपरेटर्स को जेल भी पहुंचाया है। इसमें लगभग उनका अनुमान है कि 800 से ज़्यादा जो विक्टिम्स है उन्हें फ़ायदा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल, इनमें से किसे 2020 के प्रोफेसर AN भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से नवाजा गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी डॉक्टर सुशांतो कौर। डॉक्टर सुशांतो कौर को सम्मानित किया गया है विद प्रोफेसर AN भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड फॉर द ईयर 2020, और ये किया गया है ताकि उनके जो सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन से सर्वाइवल टैक्टिक्स के लिए फॉर लेशमनिया डोनोवानी उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो उनका जो रिसर्च ग्रुप है वो लेशमनिया का इंटरेक्शन कैसे होता है हमारे इम्यून सेल्स के साथ, उस पर उन्होंने रिसर्च की, और उसके बाद देखा है कि कैसे ये जब इंटरेक्शंस होते हैं हमारे अलग अलग इम्यून सेल्स के साथ उनका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इम्यूनिटी रिस्पॉन्स या फिर इन्फेक्शन प्रोग्रेशन पे। चलिए अब बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल, इनमें से किस राज्य ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अच्छा महिला लिंग अनुपात दर्ज किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश हैज रिकॉर्डेड द बेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द 2018 रिपोर्ट ऑन वाइटल स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और उनकी रिकॉर्ड के हिसाब से 1084 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है नागालैंड विथ 965 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और तीसरे नंबर पर है मिजोरम with 964 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे बेकार जो सेक्स रेशियो है वो रिपोर्ट किया गया है मणिपुर द्वारा विद 757 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और सेकेंड लास्ट है लक्षद्वीप विद 839 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां सवाल, वैंकूवर स्थित रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा विश्व की 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर सूची के अनुसार इनमें से किस शहर को दुनिया का सबसे अच्छा शहर कहा गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी लंदन। वैंकूवर बेस्ड रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड के वर्ल्ड बेस्ट सिटीज फॉर 2020 के हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है लंदन, और इसके अलावा भारत का सिर्फ एक शहर इस लिस्ट में शामिल हुआ है और वो है न्यू दिल्ली, और उनकी रैंकिंग रही है 62nd नंबर पर, और कुल उन्होंने 100 सिटीज़ का मुआयना किया था। चलिए बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां सवाल, अपने पहले उपन्यास शुगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 इनमें से किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट ने अपनी जो डेब्यू नॉवल है जिसका नाम है शुगी बैन उसके लिए बुकर प्राइज 2020 जीता है, और इसमें उन्होंने दर्शाया है कि वर्किंग क्लास की जो सिचुएशन होती है ड्यूरिंग द 1980s। ये कहानी एक परिवार के बारे में है जो कि स्ट्रगल कर रही है अपने सर्वाइवल के लिए, और उनके बच्चे कैसे अपने डैमेज पेरेंट्स को प्यार करते हैं इतने सारे स्ट्रगल के बावजूद। और ये जो बुकर प्राइज़ है ये दिया जाता है उन किताबों को जो कि रिलीज़ की जाती हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज इन आयरलैंड और UK, और इसके साथ साथ ये अपने साथ कैरी करती हैं 50,000 पाउंड्स का प्राइज़। चलिए अब बढ़ते हैं MOUs और पार्टनरशिप्स की ओर।
36वां सवाल, इनमें से किस बैंक और पे नियर बाय ने ओपन बैंकिंग समाधान पेश करने के लिए करार किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई एसबीएन बैंक इंडिया। एसबीएन बैंक इंडिया ने पे नियर बाय जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है उसके साथ मिलकर ओपन बैंकिंग नेटवर्क को बिल्ड किया है और इसके लिए उन्होंने एक एमओयू साइन किया है। इस ओपन बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से जो बेसिक बैंकिंग सॉल्यूशंस है और एडवांस बैंकिंग सॉल्यूशंस और फाइनेंशियल सर्विसेज है वो कस्टमर्स एक्सेस कर सकेंगे काफ़ी इजीली। तो ये जो अलायंस है ये बैंकिंग और अनबैंक्ड जो सेगमेंट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इसके साथ साथ जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल, इनमें से किस बैंक संगठन के साथ भारत ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को लागू करने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई न्यू डेवलपमेंटल बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक और भारत ने हाल ही में एक 500 मिलियन यूएस डॉलर का अग्रीमेंट साइन किया है फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS। तो इसके तहत ये जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का जो ये नेटवर्क सिस्टम है ये बिठाया जाएगा और ये फंड्स हेल्प करेंगे ताकि लोगों को एक रिलायबल, फास्ट, सेफ और कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट हासिल हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो दिल्ली NCR रीजन है वहाँ पे जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा वहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि एवरी डे लगभग 0.6 मिलियन लोग इस रास्ते से ट्रैवल करते हैं जिसमें 63% से ज़्यादा लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते हैं। तो इससे जो NCR रीजन है वहाँ का जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसे कम करने के लिए और लोगों का जो ये 3 से 4 घंटे का ट्रैवल टाइम है इसे सेव करने के लिए ये नेटवर्क बिठाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां सवाल, मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना को लागू करने के लिए इनमें से किस बैंक के साथ भारत ने 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए वर्ल्ड बैंक। World Bank has signed a 120 million US dollar agreement with India to implement Meghalaya Integrated Transport Project. इसके तहत जो लगभग 300 किलोमीटर का जो रास्ता है उसे SMP यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्लान और नेचुरल सोल्यूशंस के माध्यम से अपग्रेड किया जाएगा ताकि इस एरिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डेवलप किया जा सके। और जैसे कि हम जानते हैं कि मेघालय का जो हिली टेरेन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है और इसके अलावा यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो इससे जो कनेक्टिविटी की है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसे डेवलप करने के लिए ये डील साइन की गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ। 29वां सवाल, इनमें से किसने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स और 2020 F1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई ल्यूइस हैमिल्टन। ल्यूइस हैमिल्टन यानी कि मर्सिडीज ड्राइवर ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता है टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 और इसके साथ साथ 2020 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप एट इस्तांबुल और ये हुई थी 15 नवंबर 2020 को। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है सर्जियो पेरेज ऑफ रेसिंग पॉइंट और तीसरे नंबर पर है सेबास्टियन वेटल ऑफ फरारी। चलिए बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल, इनमें से किसने टेनिस में लिंस ओपन टाइटल 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी अरीना सेबलेंका। अरीना सेबलेंका ने जीता है लिंस ओपन टाइटल 2020 टेनिस में और ये उन्होंने जीता है 16 नवंबर 2020 को। तो 22 वर्षीय है बेलारूसियन जिनका नाम है अरीना सेबलेंका और उन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो सेरेना विलियम्स के साथ ट्रेड की है और सेरेना विलियम्स की जो रैंकिंग है अब वो आ गई है 11वें नंबर पर। तो लिंस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट्स में खेला जाता है और इसे स्पॉन्सर किया जाता है बाय जेनराली ग्रुप पे और ये नॉर्मली लिंस जो कि ऑस्ट्रिया में एक जगह है वहाँ पर खेला जाता है। चलिए बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41वां सवाल, इनमें से किसे हराकर डोमिनिक थियम ने ATP फाइनल 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी राफेल नडाल। डोमिनिक थियम ने हराया है 20 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल को इन दी ATP फाइनल्स 2020। राफेल नडाल 20 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वां सवाल, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 में मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए इंडिया। तो फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन ने इस वर्ष अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप जो होने वाला था उसे कोविड-19 के कारण कैंसिल कर दिया है और अब ये वर्ष 2021 में खेला जाएगा, यानी कि जो अंडर 17 है वो होगा 2021 में, और जो 2020 का फीफा विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप है वो होगा भारत में। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो कोस्टारिका है वो होस्ट करेगा फीफा का अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप और भारत होस्ट करेगा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 43rd क्वेश्चन, उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 6वीं बार एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी जीती है, 2020 को वर्ष के अंत विश्व नंबर 1 के रूप में समाप्त किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ने जीता है एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी ऑन 15 नवंबर 2020 और इसके साथ वर्ष 2020 उन्होंने ख़त्म किया है एज ईयर एंड नंबर 1 और ये दूसरे प्लेयर हैं इन दी टेनिस हिस्ट्री जिन्होंने ये खिताब जीता है 6ठी बार। इससे पहले पीट सम्प्रास ने जीता था ये खिताब 6 बार और अब सेकेंड नंबर पर आ गए हैं नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच ने इससे पहले वर्ष 2011, 12, 14, 15 और 18 में ये खिताब जीता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं ऑर्बिचुअरीज की तरफ। 44th क्वेश्चन, सौमित्र चैटर्जी का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी एक्टर। तो दिग्गज बंगाली एक्टर सौमित्र चैटर्जी का 15 नवंबर को निधन हुआ है। वो काफ़ी टाइम से क्रिटिकल थे और वो अस्पताल में भी एडमिट हुए थे ड्यू टू कोविड-19। तो उन्हें अपने करियर में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया है और वो जो ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर है सत्यजीत रे, उनके साथ उन्होंने 14 फिल्में की हैं, उनके लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, भंवरलाल मेघवाल जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी पॉलिटिशियन। भंवरलाल मेघवाल राजस्थान के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा वो 5 टाइम MLA रह चुके हैं और उन्होंने सुजानगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया है जो कि राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46वां सवाल, मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ है, वो इनमें से कौन से राज्य की पहली महिला गवर्नर थी? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी गोवा। गोवा की पूर्ण गवर्नर और बीजेपी लीडर मृदुला सिन्हा का हाल ही में एम्स अस्पताल में निधन हुआ है ऑन 18 ऑफ नवंबर। मृदुला सिन्हा बिहार के मुजफ्फरपुर को बिलोंग करती थी और उनकी निधन हुआ है एट द एज ऑफ 77 और उसके साथ साथ उन्होंने गोवा में कई सारे कल्चरल इवेंट स्टार्ट किए हैं जिनका नाम है चांद के साथ और ये उन्होंने किया था गवर्नर हाउस के लॉन्स में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर जो कि है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स 2020 नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो 14 नवंबर को हम कई सारी चीज़ें मनाते हैं। पहला है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन कल्चरल प्रॉपर्टी। ये पहली बार मनाया गया है इस वर्ष, यानी कि 14 नवंबर 2020 को पहली बार यूनेस्को ने सेलिब्रेट किया है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन कल्चरल प्रॉपर्टी। इसके अलावा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम मनाते हैं और इस वर्ष का उनका थीम है नर्सेज मेक द डिफरेंस फॉर डायबिटीज़ और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पहली बार लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1991 और ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन। और चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है भारत में 14 नवंबर को और ये किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर। तो 1956 से भारत में मनाया जा रहा है चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को। इससे पहले चिल्ड्रंस डे भारत में मनाया जाता था 28 नवंबर को। 15 नवंबर को हम मनाते हैं झारखंड स्टेटहुड डे।
16 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल प्रेस डे बिकॉज इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1966 और इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस भी हम ऑब्जर्व करते हैं 16 नवंबर को और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंस द ईयर 1996। 17 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एपिलेप्सी डे ताकि लोगों को एपिलेप्सी यानी कि जो मिर्गी की बीमारी है उसके बारे में जागरूक कराया जाए। 19 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मेंस डे और इस वर्ष का उनका थीम है बेटर हेल्थ फॉर मेन एंड बॉयज़ और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंस द ईयर 1989। इसके अलावा वर्ल्ड फिलोसफी डे इस साल पड़ा है 19 नवंबर को, जो कि नॉर्मली आता है ऑन थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर और ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था वर्ष 2002 में। और वर्ल्ड टॉयलेट डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं 19 नवंबर को और इस वर्ष का उनका थीम है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज और ये वर्ष 2013 से मनाया जा रहा है। इसके अलावा विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को, जो कि मनाया जा रहा है वर्ष 2014 से। और 20 नवंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंस द ईयर 1954। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबू को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।